तो आज की क्लास शुरू की जाए। लास्ट क्लास में हमने ग्राफ्स फिनिश की थी और आपको हमने 8 ग्राफ्स जो लिस्ट करवाई थी उस पर हमने चर्चा की डिटेल से। और आपने देखा होगा कि अगर हम उस 8 प्रकार की जो मैथमेटिकल रूप है उसका, अगर हम उसके ग्राफ ड्रॉ करने अच्छे से सीख जाएं तो हम उसको इस्तेमाल करके फिजिक्स में कई ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं और वो हम अपने दिमाग से कर सकते हैं, अपने तरीक़ा से कर सकते हैं और बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक ग्राफ की फिनिश्ड हुई है, समझ लीजिए वो फिनिश्ड नहीं हुई, वो स्टार्ट हुई है। अभी के बाद से पूरी फिजिक्स में जहाँ कहीं भी ग्राफ की बात होगी तो वही चर्चा जो ग्राफ में सीखे हुए हैं वहाँ पर वो रिवीजन में आएंगी, वहाँ पर उसकी ज़रूरत महसूस होगी। तो ठीक है, तो आप उस जितनी बातें ग्राफ में हमने बताई हैं उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें और जितनी एग्जाम्पल्स हमने बताई हैं उसको बहुत बहुत अच्छे से समझें और उस चीज़ को रिवीजन में रखें। आज की हम लोग की टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है कैलकुलस। कैलकुलस। और एक बात हम आपको और बता दें कि आज से आपकी क्लास कैलकुलस फिनिश्ड होने तक डेली मिलेंगी। कैलकुलस की जो पार्ट होगी वो आपकी डेली होगी। तो चलिए कैलकुलस की हम बात करते हैं। कैलकुलस में वैसे तो जो बुक 12th क्लास में मिलती है उसमें इतनी मोटी बुक मिलेंगी और कई टॉपिक वहाँ दी हुई हैं, लेकिन हमें फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो उसकी सिर्फ 2 टॉपिक का ज़रूरत पड़ता है। एक को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरा को कहते हैं इंटीग्रेशन। ये जो डिफरेंशिएशन है ना, वो बना हुआ है डिफरेंस से। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, दो चीज़ों के अंतर को डिफरेंस कहते हैं। और अंतर बेसिकली हम कैसे निकालते हैं? जब किसी दो चीज़ों का अंतर करना हो तो हम उसको घटाते हैं, घटा करके हम क्या अंतर आया उसको हम कैलकुलेट करते हैं, मान निकालते हैं। तो आप कह सकते हो सिंपल भाषा में कि डिफरेंशिएशन इज ए टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन, है ना, घटाव। देखेंगे आगे कैसे ये काम करता है। डिफरेंशिएशन ही हम क्यों बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं बोलते हैं, तो इसकी एक अपनी गणित की अलग पैटर्न है, उसको हम समझेंगे। बात हम थोड़ी थोड़ी सी समझना चाह रहे हैं। इंटीग्रेशन जो दूसरा इसका जो हमें चीज़ पढ़नी है कैलकुलस में, वो बना हुआ है इंटीग्रेट से। इंटीग्रेट का मतलब होता है चीज़ों को बड़ा करना, इंटीग्रेट करना, बड़ा करना। और उसके लिए हम क्या करते हैं तो जोड़ते हैं। तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं, एक प्रकार का जोड़ने की विधि है ना। तो आप कह सकते हो कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इज ए टाइप ऑफ समेशन, सम करना, जोड़ना। लेकिन यहाँ जोड़ने की जो गणित है वो बिल्कुल डिफरेंट है और घटाने की जो गणित है वो थोड़ी डिफरेंट है, और वही गणित को हमें इस पार्ट में सीखना है। हाँ, आपको हम बता दें कि जो मैथ के जो बच्चे हैं वो कैलकुलस तो आगे अपनी मैथ में भी पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं। परंतु जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उनको ये थोड़ा सा भयभीत करता है ये टॉपिक। जहाँ कहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात होती है तो वो थोड़ा घबराने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी कमजोरी नहीं रहती, बेसिकली वो प्रैक्टिस में नहीं पढ़े रहते डीपली, तो इसलिए वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं इस पार्ट में। तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए खासकर हिदायत है कि आप यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ें, क्योंकि पूरी फिजिक्स में इस कैलकुलस पार्ट की हम उपयोग लेते रहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे जो इसका पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन से। और डिफरेंशिएशन में जाने से पहले हम छोटी सी बात की चर्चा करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ फंक्शन। बेसिकली हम लिखते रहेंगे फंक्शन, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं। फंक्शन, फंक्शन क्या है? फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, एक रिलेशन के बारे में वो बताना चाहता है।
है ना। जैसे आप कह सकते हो कि मान लिया जाए कि एक सर्किल की एरिया किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है रेडियस पे। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उसका एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। एरिया ऑफ सर्किल इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। और इस चीज़ को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, दैट इज एरिया ऑफ सर्किल इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। ऐसे जैसे सपोज करो कोई भी स्फीयर का वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स स्फीयर के रेडियस पे। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है दैट इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। ऑफ कोर्स ये r³ होगा, यहाँ एरिया r² होगा, बात नहीं है। बात है कि वो किस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि जो आपका a या जो v है ये एक वेरिएबल है, और ये जो r है वो एक दूसरा वेरिएबल है। a और v एक वेरिएबल है और r भी एक वेरिएबल है, और यहाँ दो वेरिएबल का आपस में संबंध है, दैट रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन। इस r को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और a और v को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे सपोज करो कि एक पार्टिकल कोई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी गति है, ये कह दिए इसकी स्पीड जो है उसकी, वो स्पीड जो है वो समय के साथ बदलती है। कैसे, किस नियम से? तो जो उसकी स्पीड है वो स्पीड भी वो 2t के साथ रिलेटेड है, माने t के साथ वो वेरी करता है, मतलब कहने का। और उसका जो लॉ है, वेरी करने के जो नियम है, वो कुछ इस तरह के इक्वेशन से रिप्रेजेंटेड है, v = 2t। तो आप यहाँ ये कह सकते हो कि ये t आपकी टाइम हुई और v हुआ स्पीड। तो आप कह सकते हो कि t बराबर 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या 0 समय में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आप कह सकते हैं t का मान 0 रख देंगे तो उसकी वेलोसिटी 0। 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि t का मान 1 रख देंगे तो उसकी जो स्पीड है वह है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में उसकी स्पीड क्या होगी, तो 2 सेकेंड में उसकी स्पीड हो जाएंगी 4 मीटर पर सेकेंड। और 3 सेकेंड में उसकी स्पीड इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, यहाँ t का मान 3 रखकर तो मान आ जाएंगे 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ एक बात ये देखो कि जो ये t है, ये टाइम है, वो टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता। टाइम जो है बाबू वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। समय को तो बढ़ना है, समय को तो अपने जो गति है उस गति के साथ उसको चलना है समय को। स्पीड जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है। टाइम जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड वो अपने गति से अपना चलेगा समय। लेकिन जो स्पीड है उस पार्टिकल की, जो इस गति है, वो गति वो टाइम पर डिपेंड करता है। तो जो भी हुआ वो क्या हुआ, डिपेंडेंट ऑन टी। एंड टी क्या हुआ, टी इज इंडिपेंडेंट। दोनों वेरिएबल है, समय भी बदलेंगे और समय के साथ साथ स्पीड भी बदलेंगे। लेकिन समय का बदलना, समय एक वेरिएबल का होना एक अलग प्रकार का वेरिएबल है, और स्पीड एक अलग प्रकार का वेरिएबल है। तो हम स्पीड को बोलेंगे कि ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टाइम को बोलेंगे एक ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस तरह के जो कोई कभी इक्वेशन मिले तो हम इसको एज ए फंक्शन ऑफ टी इस तरह लिख सकते हैं। स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टी इस तरह से लिख सकते हैं।
समझे? आप कई एग्जाम्पल से इस बात को समझ सकते हो। सपोज करो कि तुम किसी के बैंक से तुमने कोई लोन लिया, है ना? आप 5% प्रति एनम के हिसाब से मान लिया जाए कि तुमने 100 रुपये का लोन लिया, ठीक है ना? और 5% प्रति एनम के हिसाब से, मतलब कि 1 साल में उस पर आपको 5 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। 100 रुपये आपने लोन लिया तो 1 साल बाद अगर तुम बैंक को वो पैसा लौटाना चाहोगे तो आपको 105 रुपये देने होंगे। तो 10 साल में आपको अगर वो पैसा लौटाना है तो 2 साल में, 4 साल में। तो ये जो आपकी इंटरेस्ट है या जो टोटल सम ऑफ मनी जो आपको लौटा करके देनी है, वो किस पर डिपेंड करता है? वो टाइम पर डिपेंड करता है। और टाइम किस पर डिपेंड करता है? तो वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। समय को तो अपनी गति से चलना है ना? और इंटरेस्ट जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है कि 1 साल में कितनी इंटरेस्ट होगी, 6 महीने में कितनी इंटरेस्ट होगी, 2 साल में कितनी इंटरेस्ट होगी, 3 साल में कितनी इंटरेस्ट होगी। तो इंटरेस्ट जो पार्ट हुआ दैट इज़ ऑल्सो वेरिएबल। अलग अलग समय में उसकी जो अलग अलग समय में इंटरेस्ट भी अलग अलग होगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरिएबल। बट दिस वेरिएबल डिपेंड्स ऑन टाइम। ये जो वेरिएबल है इंटरेस्ट, वो टाइम पर डिपेंड करने वाला है और टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपकी इंटरेस्ट है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि एक इक्वेशन में अगर x और y हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उस इक्वेशन में 2 वेरिएबल रहते हैं, एक x और एक y, जिसमें से एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और एक को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली x के रूप में हम यूज़ करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को बेसिकली हम y के रूप में यूज़ करते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर मान लिया जाए कि हम एज ए फंक्शन कोई लिखते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x, एज ए फंक्शन ऑफ x, तो y क्या हुआ? तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, इस तरह से। तो आशा है कि आप ये बात समझे होंगे। तो एक फंक्शन में 2 वेरिएबल रहते हैं, एक कहता है डिपेंडेंट और एक कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसके साथ एक रिलेशन बनता है जिसको हम कुछ यूं लिखते हैं y = f(x). दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, जहां पर y जो है वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है? और इसी के तर्ज पर हम कई इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जैसे आप लोग जो लिखते हो v = u + at, ठीक है ना? u तो इनिशियल स्पीड दिया रहता है, a कांस्टेंट रहता है इस तरह के इक्वेशन में। तो आप कह सकते हो कि जो v है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। दूसरा, अगर हम किसी स्फीयर की वॉल्यूम लिखते हैं दैट इज़ 4/3 πr³ और r जो है उस स्फीयर का रेडियस है, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज द वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। इस तरह से हम कई इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो कहीं अगर हम आपको इस तरह इक्वेशन लिख करके दे दें तो आप समझ लीजिएगा कि जो ये y जो ये क्वांटिटी है वो x पर डिपेंड करता है। दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन ये y कहेंगे कि वो x पर डिपेंड करेगा, x के मान बदलने से y के मान में बदलाव आएगा। ओके, बात करते हैं बदलाव की, चेंज की। चेंज या आप इसको बोल सकते हो डिफरेंस। डिफरेंस है ना? चेंज का मतलब क्या होता है? अंतर। ये 2 प्रकार के हम लोग अपने गणित में इस्तेमाल करते हैं चेंज को। एक बोलते हैं फिनाइट चेंज,
एक बोलते हैं फिनाइट चेंज। फिनाइट चेंज, इसमें इस चेंज में हम बात करते हैं अच्छा खासा चेंज। इस केस में हम बात करते हैं अच्छा खासा चेंज हो। जैसे मान लिया जाए कि x का मान जो है शुरुआत में उसका मान है 50 और इसी x का मान बाद में फाइनल है ना, इसका मान है 100। तो चेंज इन x अगर पूछा जाए तो याद रखिए चेंज का हमेशा एक ही मतलब होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन x का मतलब होगा फाइनल x माइनस इनिशियल। इनिशियल माइनस फाइनल कभी नहीं। चेंज का मतलब ही हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। अगर बोला जाए चेंज इन वेलोसिटी तो मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन फोर्स मतलब फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स। हमेशा फाइनल में इनिशियल घटाएंगे। तो यहाँ आप कह सकते हो फाइनल x माइनस इनिशियल x। ये चेंज का आपको अभी एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ और पूरे फिजिक्स में अब आपको चेंज जहां कहीं भी निकालना होगा तो आप इसी नियम को फॉलो करके चेंज निकालेंगे। इसको मैथमेटिक्स में, तो भाषा के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम गणित में कुछ लिखते हैं इस तरह। चेंज इन एक्स जो इतना बड़ा अंग्रेजी है, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स, फाइनल एक्स को हम एक्स एफ माइनस एक्स आई यहाँ कह सकते हैं, या x2 माइनस x1 जैसे यहाँ हमने लिखा है। इनिशियल x का मान 50, फाइनल x का मान 100 लिखा है, उसके लिए इनिशियल के लिए x1, फाइनल के लिए x2, तो यहाँ x2 माइनस x1 भी बोल सकते हो। और यहाँ पर इसके मान कितने होंगे, तो यहाँ 100 माइनस 50 और इसके रिजल्ट आएंगे 50। ये डाटा के रूप में हमने समझा चेंज। ठीक है, तो एक तो हुआ कि फिनाइट चेंज जो हमने यहां पर आपको दिखाया है, फिनाइट चेंज। एक होता है इनफिनाइटेसिमल चेंज। इनफिनाइटेसिमल चेंज, इसका मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज। वेरी वेरी स्मॉल चेंज, है ना। और यहां भी डिफिनेशन वही है, चेंज इन एक्स। जैसे मान लिया जाए x1 का मान या xi कह सकते हैं, इनिशियल x का मान लिया जाए है वो कुछ भी है, कुछ भी ले लेते हैं। इनिशियल x का मान ले लेते हैं 50 और फाइनल x का मान ले लेते हैं 50.00000001, इस तरह से। तो x में बदलाव हुआ, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि x में कितना बदलाव हुआ, तो यहाँ पर भी चेंज इन x हम वैसे ही लिखेंगे। चेंज इन x का मान वही होगा, फाइनल x माइनस इनिशियल x ही होगा। यहाँ पर भी चेंज इन x बहुत हम लोग डिफिनेशन के तौर पर तो वही लिखेंगे, लेकिन इस केस में जो चेंज इन x होगा बहुत छोटा होगा। अगर आप इसको घटा करके देखिए, दिस माइनस दिस कीजिए तो मान आ जाएंगे 0.00000001। 2460 के बाद 2460 के बाद 1। और आप यहाँ कह सकते हो कि दैट चेंज इन x इज़ वेरी वेरी स्मॉल। और आप इस बात को, इसको तो हम नीचे लिख देते हैं, इस बात को लिख सकते हैं dx। इसको हम कैसे पढ़ते हैं बाबू, डेल्टा। इसको पढ़ते हैं डेल्टा, नाम सुने होंगे शायद आप लोग। इसको पढ़ेंगे डेल्टा x और इसको पढ़ेंगे हम dx। ठीक है, तो ये जो चेंज इन x है दैट इज ए dx, और d जहां लग गया इसका मतलब समझ लीजिएगा दैट रिप्रेजेंट्स चेंज। एंड व्हाट टाइप ऑफ चेंज, वेरी 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 स्मॉल चेंज, अप्रोच टू जीरो। चेंज ऐसा कि बहुत बहुत छोटा है, अप्रोच टू जीरो, दैट इज डेल्टा एक्स dx। और इसका मान आप लिख सकते हैं घटाने के बाद 0.00000001।
ठीक है। तो एक तो हुआ आपका डेल्टा एक्स जिसमें अच्छी खासी चेंज की बात होगी, और एक हुआ डी एक्स, इसमें चेंज बहुत 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 छोटा होगा, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज। तो आप ये समझ लीजिए कि ये दो प्रकार की चेंज की हम बात करते हैं, है ना। और इसको कहते हैं डिफिनाइट चेंज और एक बोलते हैं इन्फिनिटेसिमल चेंज। इस बात को अगर हम एक ग्राफ से आपको दिखाएं, इस बात को अगर हम एक ग्राफ से आपको दिखाएं, सपोज कीजिए एक कोई प्लॉट है y वर्सेस x का, हम एक प्लॉट आपको दिखा रहे हैं और वो कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है x के साथ। मतलब कहने का कि x अगर चेंज हो रहा है, देखो यहाँ x का मान इनिशियल इतना है, तो y के कॉरस्पॉन्डिंग मान ये आया, और x चेंज होकर के यहाँ चला गया, x चेंज हो गया, x का मान इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होकर के x का मान ये हो गया। तो y के कॉरस्पॉन्डिंग जो है, y के कॉरस्पॉन्डिंग मान इस x पर ये मान आएगा, दैट इज वाई एफ। y में क्या चेंज हुआ वो मतलब नहीं है, चेंज x में बहुत छोटा हो तो हम d की बात करेंगे। यहां पर देखिए तो आपको अच्छा खासा ये x में चेंज दिख रहा है, दिस इज डेल्टा x, दिस इज डेल्टा x। चेंज इन x इज फिनाइट, इट इज नॉट वेरी स्मॉल। लेकिन अगर हम मान लिया जाए कि इसी कर्व की बात करें, इसी कर्व की अगर हम बात करें और इस केस में हम x में चेंज बहुत बहुत, जैसे ये इनिशियल x है, ये बाबू इनिशियल x है, और वहीं के बहुत बहुत करीब में ये आपकी देखिए इतना बड़ा डेल्टा x है। अगर हम इस डेल्टा x को छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा करते जाएं और एक पॉइंट का अगर ये रूप ले लेता है, एक बहुत बहुत छोटा एक पॉइंट का रूप ले लेता है, और इस बात को हम कहें x, ये तो हुआ इस एंड को एक्स आई इनिशियल, और इसको अगर हम कहें एक्स फाइनल, तो ये जो चेंज बनेगा इसको हम बोलेंगे डी एक्स। ये जो चेंज बनेगा इसको बोलेंगे डी एक्स। कोरस्पॉन्डिंग वाई में भी आप चेंज इस तरह का आप निकाल सकते हैं, और इसमें और ऑटोमेटिकली चेंज बहुत छोटा आपको प्राप्त होगा वाई में भी। अगर हम इसकी कोरस्पॉन्डिंग वाई में चेंज बोलें तो यहाँ पर भी हम इसको बोलेंगे डी वाई। यहाँ पर देखिए ये जो y में चेंज आ रहा है, यहाँ पर ये y में इतनी बड़ी चेंज आई, इतनी बड़ी चेंज आई, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा y यहाँ पर, और यहाँ पर बोलेंगे dy। ठीक है। स्क्रीन पर पता नहीं, एक तो ये चेंज बहुत छोटा है और आपकी स्क्रीन और उससे छोटा है, तो हो सकता है कि आपको ये दिख नहीं रहा हो, लेकिन आप समझिए कि ये जो चेंज है वो बहुत स्मॉल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये दो प्रकार की चेंज। डिफरेंशिएशन में ये बड़ा चेंज का हम उपयोग नहीं करते हैं। डिफरेंशिएशन में हम इसी वेरी वेरी स्मॉल चेंज, इन्फिनिटेसिमल चेंज का हम उपयोग करते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर फंक्शन और फंक्शन के रूप में चेंज को आप शायद समझ पा रहे हैं। मान लिया जाए एक होता है रेट ऑफ चेंज, एक होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हो गया, चेंज होने की दर। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है चेंज होने की दर, दर माने रेट। अगर हम आम जीवन में जो दर होती हैं, अगर उसके साथ अगर इसको कंपेयर करें, जैसे मान लो कि तुम कोई दुकान गए और तुम वहाँ पूछते हो कि चीनी की क्या दर है। मान लो तुम्हें चीनी खरीदनी है और दुकानदार से तुम पूछते हो कि चीनी की क्या दर है, और दुकानदार बोलता है 40 रुपीज़। तो आप क्या समझते हो इसके बारे में? क्या आप ये समझते हो कि 40 रुपये दो और उसका जितना चीनी है सब ले जाओ? ऐसा तो नहीं ना। आप उस दुकानदार की ये 40 रुपीज़ सुन कर के आप अपने आप समझ लेते हो
कि वो दुकानदार 1 किलो चीनी का भाव 40 रुपये बता रहा है। 1 किलो तो नहीं बोला दुकानदार, लेकिन ये तुम खुद समझ लिए, ये अंडरस्टूड हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रेट। हाँ, अगर मान लो कि उस दुकानदार को आधे किलो चीनी की रेट अगर कहनी होती 40 रुपये, तो वो तब कहता 40 रुपीज़ में आधा किलो, या 40 रुपीज़ में 250 ग्राम या 1 पाव। लेकिन अगर ये आधा किलो 1 पाव नहीं लगाकर सीधे 40 रुपये बोल देता है, तो समझ लेते हैं हम कि वो 1 किलो का दाम बता रहा है। तो रेट मतलब यही होता है, प्रति भाव, प्रति वन जो उसकी यूनिट वैल्यू पर उसकी क्या चेंज आ रही है, इसको वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लिया जाए कि हमने एक फंक्शन लिया, मान लिया जाए कि हमने एक फंक्शन लिया, लेट y ए फंक्शन ऑफ x। हमने एक का फंक्शन लिया। मान लिया जाए कि हम यहाँ एक इसको समझने के लिए एक इक्वेशन लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक समझने के लिए लेते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x, हियर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक हमने इक्वेशन के रूप में सजाया है समझने के लिए। मान लिया जाए कि हमने एट डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो डिपेंडेंट है y, इंडिपेंडेंट कौन है x। हमें मान किसकी रखनी है, x की रखनी है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y के मान निकालने हैं, है ना। तो सपोज करो हमने x का मान इनिशियल, मान लो कि x का मान हमने लिया 1, तो y का कॉरस्पॉन्डिंग मान कितने आएंगे, 1 आएंगे इनिशियल। और हमने x का मान फाइनल करके कर दिया 2, तो y का फाइनल मान कितने आएंगे, तो y के मान आ जाएंगे 4। अब अगर हम x में चेंज की बात करें, चेंज इन x कितना हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 1 आप बोलेंगे 1 या 1 से कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। हमने x का मान लिया जाए, x फाइनल का मान 3 कर लिया, तो इसके मान कितने कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएंगे, 9। और तब यहाँ आप कह सकते हो कि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। दैट इज चेंज इन x इज 2। y में क्या आपने चेंज देखा, अगर आप यहाँ y में चेंज की बात करो तो y में चेंज हो जाएंगे फाइनल माइनस इनिशियल, 9 माइनस 1 इज 8। ये आप यहां पर देख रहे हैं। यहां से आप क्या समझ रहे हो, तो यहां से हम ये समझ रहे हैं कि x में अगर हम चेंज 2 करते हैं, x में हम चेंज 2 करते हैं, वो भी 1 से 3 बढ़ा के 2 करते हैं, तो y में चेंज कॉरस्पॉन्डिंगली आ रहा है 8। इफ आई एम चेंजिंग x by 2, we get change in y 8। ठीक है, तो आप यहां पर इस बात को ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इफ आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ, इस बात को हम यहां पर दिखा रहे हैं। अब आप चूंकि ग्राफ पढ़ लिए हैं तो आप इस बात को भी बोल सकते हैं। बताइए तो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये किसका ग्राफ है, पाराबोला है ना बाबू। y पे पावर 1 है, x पे पावर 2 है, तो ग्राफ पाराबोला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और उसकी वर्टेक्स क्या है, 0 0, और इसकी जो सिमेट्रिकल एक्सिस है y एक्सिस। आप इसके ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा ही ग्राफ होगा बाबू इसका, है ना। ये आपकी पाराबोला हुआ ग्राफ। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ x है, यहाँ y है, और हमने x का इनिशियल मान क्या लिया, तो x का मान इनिशियल लिया 1, और इनिशियल 1 पर y के मान कितने आए, तो y के मान भी 1 आए। और हमने x के मान में चेंज करके 1 से कितना किया, तो x के मान हमने 3 कर लिया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y के मान चेंज होने पर कितने आए, तो y के मान हमें चेंज करने पर 9 आए, है ना। x के 3 पर y के मान 9 आए। और आप यहाँ इस बात को देखो कि जब हम x में इतना चेंज कर रहे हैं, दैट इज डेल्टा x, तो y में इतना चेंज आ रहा है, दैट इज 8 डेल्टा y। आप इस डेल्टा y को कुछ इस तरह यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज डेल्टा y
एंड इट इज डेल्टा एक्स। ठीक है, इस बात को तुम यहां भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस इक्वेशन के अनुसार जो प्लॉट किए, तो उस प्लॉट से भी हमको ये पता चलता है कि x में चेंज करने से y में चेंज होता है। और डाटा डाल करके भी हम यहाँ से ये देखते हैं कि x में हमने चेंज करेंगे तो y में भी चेंज होगा। प्रश्न उठता है कि अगर हमने x में डेल्टा x चेंज किया, इफ change in x is डेल्टा x, अगर हमने चेंज x में किया डेल्टा x, तो y में कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, डेल्टा y। कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, अगर चेंज नहीं हुआ तो वो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? अगर मान लो x में हम खूब चेंज किए जा रहे हैं और y में कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, y इज नॉट डिपेंड ऑन x, y डू नॉट डिपेंड ऑन x, है ना। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर हम x में चेंज करते हैं और y में चेंज होता है, क्योंकि y डिपेंड करता है x पर, इफ x चेंज इन x इज डेल्टा x, देन and corresponding change in y is डेल्टा y, मतलब कहने का कि अगर हमने x में चेंज किया डेल्टा x, तो y में चेंज आया डेल्टा y। तो अगर हम x में चेंज करेंगे इकाई, दैट इज 1, तो y में कितना चेंज होगा, तो y में चेंज होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, यूनिटरी मेथड से। और यही जो चेंज हुआ इसी को बोलेंगे हम रेट ऑफ चेंज। किसकी रेट ऑफ चेंज हो रही है, x की, y की। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम x में चेंज करके y की चेंज को स्टडी कर रहे हैं। आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x बिकॉज x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। तो हमें चेंज किस में करनी है, x में, और x में चेंज करके किस पर स्टडी करनी है कि किस पर क्या बदल रहा है, तो वो स्टडी करनी है हमें y पर। तो इफ आई एम चेंजिंग x बाई डेल्टा x, देन y चेंज बाई डेल्टा y। तो अगर हम x में चेंज इकाई करेंगे तो y में कितना चेंज होगा, तो y में चेंज होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। और ये बताता है रेट ऑफ चेंज, यही बताता है रेट ऑफ चेंज, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। और अगर हम थोड़ा और इसकी डिटेलिंग करें कि ये किसकी रेट ऑफ चेंज है, तो आप क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज है ये y की रेट ऑफ चेंज हम स्टडी किए हैं। और किसके रेस्पेक्ट में किए हैं, तो विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम x में चेंज करके y की चेंज को स्टडी कर रहे हैं। तो आई एम स्टडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आपकी रेट ऑफ चेंज के बारे में बताया, डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब रेट ऑफ चेंज जो है ना, वो दो प्रकार के हैं, इसको हम हटा देते हैं। अगर चेंज फिनाइट है, अभी अभी हमने फिनाइट और इनफिनाइट देखा, तो अगर चेंज फिनाइट है ना, जिसमें डेल्टा का चेंज है, अच्छा खासा चेंज है, और अगर चेंज इनफिनाइट है, बहुत बहुत छोटा चेंज है, तो उसको हम दो भागों में बांटे हुए हैं। रेट ऑफ चेंज को हम दो भागों में बांटे हुए हैं। तो एक रेट ऑफ चेंज, हम अगर पेज के बिल्कुल बीच में लिखते हैं रेट ऑफ चेंज, और इसको हम अगर दो पार्ट कर दिया, एक कर दिया फिनाइट रेट ऑफ चेंज, और एक कर दिया इनफिनाइट रेट ऑफ चेंज, इनफिनाइटेसिमल रेट ऑफ चेंज।
है ना, जिसमें चेंज बहुत 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 छोटा हम देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एवरेज। जब अच्छा खासा चेंज हो तो इसको कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसको बाबू हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। अच्छा खासा जब चेंज की बात होगी तो वहां पर लगेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज। आप फिजिक्स में बहुत जगह देखोगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज फोर्स, एवरेज मोमेंटम, ये सारी डिफिनीशन वहाँ पर आपको मिलेंगी। और जहाँ कहीं भी एवरेज लगा हुआ मिलेगा और तब आप वहाँ समझेंगे कि वहाँ पर एक फिनाइट चेंज की बात हो रही है। और ये जो इनफिनाइटेसिमल रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, इसको हम बोलते हैं इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टैंटेनियस माने बहुत छोटे क्षण की इस केस में बातें होंगी, बहुत बहुत छोटा चेंज होगा और उसके लिए हम बोलेंगे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इस केस में हम कैसे लिखेंगे? तो इस केस में जो रेट ऑफ चेंज है वो लिखेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और यहाँ पर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही होगा, लेकिन एक्स में चेंज बहुत बहुत छोटा होगा तो कोरस्पॉन्डिंग वाई में भी चेंज बहुत छोटा होगा। तो इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं? तो ये डेल्टा एक्स के मान को हम लिमिटिंग वैल्यू रखते हैं और वो हम अप्रोच टू जीरो रखते हैं। वो जो डेल्टा एक्स में जो चेंज था, जो इतना बड़ा था, ग्राफ में देखे थे इतना बड़ा था, अगर हम उसको कम और कम करते करते एकदम एक जीरो के आसपास अगर पहुंचा दें, इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, याद रखिएगा, इट इज अप्रोच टू जीरो। इसी का ये साइन है, ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ हम भूल से भी इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर बाबू याद रखिएगा, हम यहाँ पर इस तरह का साइन डालेंगे। ये साइन क्या बताता है? डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग नियर टू जीरो, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, अप्रोचिंग टू जीरो। और तब इसी को, इतना ही गणित की जो सिंबल आप देख रहे हो, इसी को हम कहेंगे। और जब डेल्टा एक्स बहुत बहुत छोटा होगा तो उसको हमने डी एक्स नाम दिया था, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई में चेंज आया था उसको हमने डी वाई नाम दिया था। तो यहाँ पर इसके मान हो जाएंगे डी वाई बाई डी एक्स। दैट सिंपल। तो आप या तो इतना बड़ा लिखो या नहीं तो सिंपली डी वाई बाई डी एक्स लिखो। समझने वाला समझ लेगा कि ये चेंज बहुत छोटे की बात कर रहा है। पढ़ने का तरीका क्या है? तो इसको पढ़ने का तरीका है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये इस तरह। अब चूंकि गणित में क्या है कि जो हम रेट ऑफ चेंज स्टडी करते हैं वो इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज को ही हम स्टडी करते हैं। और ज़्यादातर जगहों पर जो मैथमेटिक्स में, इवन फिजिक्स में, इवन केमिस्ट्री में जो हमें रेट ऑफ चेंज स्टडी करना है वो कुछ ऐसा ही मिलता है। तब जब ऐसा ही मिलता है तो, और बहुत बार मिलता है, बारंबार मिलता है, तो बार बार हमें ये इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी हो जाती है। तो हम ऑफनली इसको सीधे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंस्टैंटेनियस नहीं लगाते हैं, कायदे से लगानी चाहिए लेकिन हम नहीं लगाते हैं। और इसको हम सीधे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, अपने कन्वीनियंस के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स सीधे बोलते हैं।
इंस्टेंटेनियस जो टर्म है वो नहीं लगाते हैं, और परंतु इस केस में हमें लगाना पड़ेगा, एवरेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि यदा कदा मिलता है। तो हमने थोड़ी सी पढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो जैसा मिलता है उसके अनुसार अपने आप को कंफर्टेबल कर लिए हुए हैं और अंडरस्टूड कर लिए हैं बार बार कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मिलता है तो हम सिर्फ समझेंगे कि बात हो रही है इंस्टेंटेनियस की, उसका मान होगा डी वाई बाई डी एक्स। और अगर जहाँ कहीं भी एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहता है, आप वहाँ समझेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो आप इसको कुछ हम एग्जाम्पल दे देते हैं फिजिक्स की, इसी तरह से आप पढ़ेंगे समझेंगे। इसको हम हटाते हैं और इसी के नीचे अगर आपके कॉपी में जगह है तो इसी के नीचे लिखिएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल है फिजिक्स में, मिलते रहेंगे आपको, बस समझने के ख्याल से। कोई एक ऐसा बताओ जिसको हम बोल सकते हैं इस तरह के डेफिनेशन को लगाकर, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, बोलते हैं ना। तो रेट ऑफ चेंज डी आर बाई डी टी, आर पोजीशन हुआ, टाइम टी हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ change of position is r with respect to time t, is इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और ये कौन सी वेलोसिटी होगी, तो ऑफ कोर्स ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी हम सीधा यहाँ लिखेंगे और समझेंगे कि ये कौन वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी हम समझेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और यहाँ पर अगर वो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी से अगर वो रिप्रेजेंटेड हो तो यहाँ बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, और इसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे बाबू, एवरेज वेलोसिटी। सीधा वेलोसिटी नहीं कि समझने के लिए बाद में एवरेज रखा रहे, आई हैव टू से एवरेज वेलोसिटी। और यहाँ सिंपल वेलोसिटी हम बोलेंगे, और अगर बात सिंपल में कौन वेलोसिटी है तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज मोमेंटम, इंस्टेंटेनियस मोमेंटम, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो आप इस तरह से डिस्टिंग्यूश कर सकते हो, वो एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है। डिपेंड करता है कि कितने में चेंज की गई है। वो जो रेट बताने की क्वांटिटी है वो कैसा रेट ऑफ चेंज को स्टडी कर रहा है। अगर बहुत छोटा रेट ऑफ चेंज स्टडी कर रहा है तो हम उसको इंस्टेंटेनियस कहेंगे, और बड़ा रेट ऑफ चेंज स्टडी कर रहा है तो उसको हम एवरेज कहेंगे। ठीक है, तो ये बातें हम कुछ समझ गए हैं रेट ऑफ चेंज के बारे में। तो चलिए हम यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब वही है। डिफरेंशिएशन, जो अब तक हमने अभी देखा एग्जाम्पल में, और रेट ऑफ चेंज जो हमने अभी देखा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ नोट कर देते हैं बातों को समझने के लिए। चेंज का मतलब क्या समझेंगे भाई, चेंज का मतलब समझेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अगर चेंज इन एक्स हो तो फाइनल एक्स और इनिशियल एक्स इस तरह से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से, एक्स फाइनल एक्स इनिशियल, इस तरह से। फाइनल में इनिशियल घटाकर हम इसका मान को बताएंगे। ठीक है,
और dx क्या होगा? तो dx तब होगा जब इफ चेंज इन x is very very small, approach to zero, that is approach to zero, जीरो के बराबर नहीं। अब जीरो के बराबर चेंज हो गया तो चेंज हुआ ही नहीं, चेंज तो होना है लेकिन बहुत बहुत छोटा चेंज होना है। दैट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरा, ठीक है, दूसरा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये हमने समझा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, ठीक है। तो आप इतनी बातों को समझे हुए हैं। अब हम डिफरेंशिएशन की जो यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। dy बाई dx, इसको हम बोलते हैं रेट। ऐसा करें, इसको हम हटाते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी हम बड़ी लिखने वाले हैं। तो dy बाई dx, एक तो जो अभी हमने पढ़ा समझा उसके अनुसार अगर हम इसको कैसे पढ़ेंगे भाई? dy बाई dx, ऐसे सीधा जो रनिंग है dy बाई dx, इस तरह से। और इसका जो अभी हमने समझा दैट इज रेट। रेट माने कौन? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और दूसरा, इसी चीज को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसी चीज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। डेल्टा y बाय डेल्टा x को डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है? तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज को बताता है। चेंज मतलब घटाव, घटने की दर को बताता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x को ही कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसका एक दूसरा नाम है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से है। तो आप यहाँ इस बात को कुछ समझने का प्रयास करें और फिर अब हम देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल, इसका मतलब क्या होता है। dy बाई dx का हम समझना चाहते हैं मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ dy बाई dx। ये क्या है, समझ में आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ y। रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या है? तो x में चेंज करने पर y में जो चेंज हो रहा है, तो x में इकाई चेंज करने पर y में जो चेंज होगा दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। ठीक है ना? तो वो चेंज इस तरह से हम डिफाइंड किए हुए हैं। तो जो चीज़ें हैं शुरू से चलती आ रही हैं, आप सावधानी से हर एक चीज़ों को समझते चलिएगा तो आपको ये सभी आसानी से होंगे। अब हम बात करना चाहते हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब या मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज, मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज का मतलब, रेट ऑफ चेंज माने कौन? इंस्टेंटेनियस। ये समझिएगा। तो पहले आप यहां पर एक साइड मान लिया जाए y एज ए फंक्शन ऑफ x हमने लिया, y एज ए फंक्शन ऑफ x हमने लिया, मतलब कि x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल,
x में चेंज करेंगे और x में चेंज करने पर y में क्या चेंज आया उसको हम स्टडी करेंगे। तो जिसमें हमें चेंज करनी होती है उसको हम x एक्सिस पे रखते हैं और जिस पर हमें स्टडी करनी है उसके चेंज में इस पर क्या असर हुआ उसको हम y पे रखते हैं इन जनरल। सिमिलरली यहां भी ये x हुआ, यहां y हुआ। अब आपको जैसा हमने बताया कि y एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो इसका मतलब ये जरूर कोई ना कोई एक इक्वेशन फॉलो करेगा। अगर हम कोई भी आपको जैसे यहाँ पर देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू 3x, वाई इक्वल टू 6/x, वाई इक्वल टू साइन x, ये सभी आप यहाँ गौर से देखो ये क्या है, ये y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। दीज ऑल रिप्रेजेंट इक्वेशन। और इन सब को हम कह सकते हैं एक भाषा में y डिपेंड्स ऑन x के मान चेंज होने पर y के मान बदलेंगे और उसके चेंज होने के नियम क्या है वो एक इक्वेशन स्पष्ट बताता है कि ये नियम से चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम मोटा मोटी बात बोलें तो आप सिंपल कह सकते हो कि y एज ए फंक्शन ऑफ x, y डिपेंड्स ऑन x, या आप कह सकते हो y एज ए फंक्शन ऑफ x, y x पर डिपेंड करता है। और y को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब के लिए हम एक इस तरह का सिंबल लिख सकते हैं। तो चाहे यहां इक्वेशन के तौर पर कुछ भी हो आप इस तरह से इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो हम यहां ये बोल रहे थे कि अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ कहीं पर भी है तो ये fx जरूर कोई एक ये जो चीज है वो जरूर कोई एक खास इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब कौन इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये आप इससे नहीं बता सकते कि ये जो लिखा हुआ इसके लिए है, किसके लिए है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं बता सकते। लेकिन ये इनमें से किसी न किसी एक को वो फॉलो जरूर कर रहा होगा। देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन y एंड x, देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन y and x that represents this y as a function of x। y as a function of x ये रिप्रेजेंट करता है कि y और x के बीच में जरूर कुछ ना कुछ संबंध होगा और संबंध कैसा है वो एक इक्वेशन बताएगा। मान लो कि हम कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी। तो अगर कोई एक इक्वेशन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ भी होंगे। जैसे अगर ये इक्वेशन है तो पैराबोला होगा, अगर ये इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर ये इक्वेशन है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, अगर ये इक्वेशन है तो साइन कर्व होगा, इस तरह का। तो अगर रिलेशन है तो इसका मतलब उसके कुछ ना कुछ इक्वेशन के साथ साथ ग्राफ भी होंगे। तो हमने इसके अनुसार, अब चूंकि यहाँ पर ये रिलेशन स्पष्ट नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशन ये मालूम है, तो हम कोई ना कोई एक अंदाज से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। There is a graph, some graph must be there। और ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, y एज ए फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट करेगा, y एज ए फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हम इसमें और इसमें चेंज करने वाले हैं। मान लिया जाए हमने x में चेंज किया, इनिशियल x का मान ये है और फाइनल x का मान ये है, और ये चेंज हुआ x में, दिस इज द चेंज इन x डेल्टा x एंड दैट इज अ चेंज इन y, इज कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन y। ये आपकी कोरस्पॉन्डिंग y का इनिशियल मान हुआ और यहाँ पर y के है ना थोड़ा सा हम और ज़्यादा चेंज कर लेते हैं। ये तो फिनाइट चेंज देनी है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा चेंज कर लेते हैं। ये हुआ x फाइनल और x फाइनल पर कोरस्पॉन्डिंग y के मान आ गए यहाँ पर y फाइनल, और x के मान हम इतना कहेंगे कि चेंज हुआ, दैट इज चेंज इन x इज डेल्टा x, हियर इट इज देयर, और यहाँ हम y के चेंज इतना कहेंगे दैट इज डेल्टा y। ये हुआ इनिशियल पॉइंट, x जब यहाँ तो y यहाँ, ये हुआ इनिशियल, और जब x चेंज होकर के यहाँ हुआ तो y चेंज होकर के यहाँ हो गया, दैट इज अ फाइनल। हम अगर इसको a और b को एक लाइन से अगर मिलाते हैं,
इफ यू ड्रॉ अ लाइन लाइक दैट, और इस लाइन को हम आगे पीछे बढ़ा देते हैं, दिस इज लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। ए क्या है? इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट। एक्स के इनिशियल पर वाई के करस्पॉन्डिंग जो इनिशियल माना है वो पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स चेंज होकर के जो फाइनल बना उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई फाइनल बना उसको बी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन ए और बी को ज्वाइन करने वाली यही एक रेखा है। गौर से देखो, ये रेखा एक्स एक्सिस को यहां काटा, दाएं साइड का एक्सिस पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किए, दैट मस्ट बी सम एंगल थीटा, और ये थीटा और ये थीटा क्या सेम होगा? ऑफ कोर्स सेम होगा। और हम अगर यहाँ पर बोलें कि ये थीटा का टैन थीटा क्या होगा, तो आप इस थीटा का टैन थीटा चाहो या वो ही थीटा यहाँ पे ही है, तो आप इस ट्रायंगल कंसिडर करके, इस ट्रायंगल को कंसिडर करके आप उस टैन थीटा का मान बोल सकते हो, एंड दैट विल कम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है? दैट इज द टैन थीटा, एंड टैन थीटा इज व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। टैन थीटा के बारे में बताया था, टैन थीटा रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो टैन थीटा इज नथिंग बट इज द स्लोप ऑफ, ये बताया हुआ है ग्राफ में, बताया हुआ है कि टैन थीटा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बताता है। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी, ये आप समझिए। अब अगर इस केस में अगर x में चेंज हम बहुत छोटा कर दें, x में चेंज इतनी बड़ी दिख रही है, अगर हम x में चेंज बहुत 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 छोटा कर दें, very small change in x, and you can say it is dx, तो कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंज भी आपकी बहुत 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 छोटी होंगी, एंड दिस इज dy। जैसे यहाँ देखो, x में चेंज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो y में चेंज इतना बड़ा हुआ। इस केस में x में चेंज इतना छोटा है, तो y में चेंज भी छोटा हुआ। अब अगर हम बात करें इस a और b की दो बिंदुओं का, जो यहाँ a था और यहाँ b था, अलग अलग पॉइंट पर था, इस केस में क्या होगा? जब हम x में चेंज बहुत छोटा करेंगे तो a और b पॉइंट का क्या होगा? तो a और b पॉइंट एक दूसरे के काफी करीब आ जाएंगे। यहां देखो, यहां पर पॉइंट होंगे a, और उसी के जस्ट सटे एक पॉइंट यहां होंगे b। हमने तो आपको बहुत बहुत मोटा चेंज दिखाया है, dx का मतलब हुआ इन्फिनिटेसिमल चेंज, 0.00000001, और हम अगर पतला करें तो a और b लगभग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। परंतु अगर हम इसी a और b को ज्वाइन करने वाली एक रेखा यहां ड्रॉ करें, तो वो a और b जो दो बिंदु थे, जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, तो ये लाइन जो ए बी से गुजरने वाली रेखा है वो कैसा होगा? तो वो अब एक कर्व जैसे ये आपकी था, और ये पॉइंट यहीं पर a है और यहीं पर b है, और उसी से पास करना एक स्ट्रेट लाइन लाइक दैट, तो वो कर्व को जस्ट टच करते हुए चला जाएगा। ये कर्व को जस्ट टच करते हुए चला जाएगा, और जस्ट टच करते हुए जाने वाली जो स्ट्रेट लाइन बनेंगी उसको हम कहते हैं टेंजेंट। उसको बाबू क्या कहते हैं? टेंजेंट। और तब यहाँ पर वही जो डिफिनीशन होगा, डी डेल्टा वाई की जगह यहाँ लिखेंगे डी वाई, और डेल्टा एक्स की जगह, यहाँ डेल्टा है बाबू, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, देखिएगा, और डेल्टा एक्स की जगह यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी एक्स, और यहाँ पर बराबर ऑफ कोर्स अगेन होगा टैन थीटा, परंतु इस टैन थीटा का डिफिनीशन होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, ये टेंजेंट अगेन स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन एक खास स्ट्रेट लाइन है जो एक स्पर्श रेखा का रूप ले लिया है, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, लेकिन ये स्लोप एक लाइन की है जो ए और बी दो पॉइंट से गुजर रहे हैं,
और ये स्लोप एक टेंजेंट की है जो कर्व के एक किसी खास पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो हम अगर इस बात को, जो अभी यहाँ चीज़ें तैयार हुई हैं, अगर हम इस चीज़ को अगर हम नोट करें, जो चीज़ें तैयार हुई हैं, तो हमें इसका मीनिंग पता चला। और मीनिंग क्या पता चला? dy/dx, इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। हम इसको कई बार लिख रहे हैं, आप भी कई बार लिखिए, है ना, चीज़ें याद हो जाएं। और इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब की बात कहा जाए तो इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसका टेंजेंट? टेंजेंट, है ना, ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। ये जो हमने कर्व बनाया था y वर्सेस x का था, उसी के लिए ना y और x यहाँ आया है। तो y वर्सेस x ग्राफ की जो टेंजेंट की स्लोप बनेगी दैट इज dy/dx, और ये बराबर होता है tan थीटा के। और थीटा के माप वही होंगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। ये बातें हमने ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन के जो ग्राफ पढ़े थे, वहाँ डिटेल से प्रैक्टिस की हुई है। तो ये बातें आप समझ लीजिए। dy/dx का मतलब हुआ इतना। अगर आपसे पूछा जाए dy/dx का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy/dx का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे tan थीटा। क्लियर? dy/dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट और उसका मान tan थीटा, दैट्स ऑल। बाकी तो पढ़ने के लिए है। dy/dx को पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन जो है, ये जो लैंग्वेज है, इसको हम मैथ में यूज़ करते हैं। और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x है, ये हम लोग फिजिक्स में या केमिस्ट्री सब भाषा में यूज़ करते हैं। ठीक है ना? तो ये दोनों एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होनी है। और इसी तरह अगर हम एक एग्जांपल दें, अगर आपको फिजिक्स में कभी मिल जाता है dv/dt, ये बाबू dv/dt, तो आप क्या पढ़ेंगे? तो आप पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ v अगर वेलोसिटी बोला जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू t को टाइम बोला जाए तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। आप ऐसे बोलेंगे, पढ़ने की विधि है। या इसका मतलब, इसका करना क्या है, तो इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ v वर्सेस t ग्राफ। एकदम हू बहू जैसा यहां हमने पढ़ा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस मैथमेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए। पूरी फिजिक्स में जहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, दिमाग यहाँ पर हिट होगा, यहाँ से चीज़ें पिक होंगी कि क्या मतलब किसका है। ठीक है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ v वर्सेस t ग्राफ, और इसका मतलब क्या हुआ, अगेन tan थीटा। एकदम सब कुछ वही, जो यहाँ पर टर्म बदलते जाएंगे। हाँ, संजोग से dv/dt अगर v रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी और t रिप्रेजेंट करता है टाइम, तो ये आपको बताता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये शायद छुप गया होगा, तो इसको हम थोड़ा बगल में लिख देते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। ठीक है? तो इसी तरह हम अगर यहाँ क्वांटिटी बहुत सारी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं dp/dt। p क्या है? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। dp/dt लीनियर मोमेंटम,
क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी बोलेंगे, या इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पी वर्सेस टी ग्राफ, और ये बराबर होगा tan थीटा के बराबर होगा फोर्स के, जो भी है। यहाँ पर हमने भी लिखा था इसके पहले वाला एग्जाम्पल में टी के साथ, ये वाला है। तो आपको यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने के कई विधियां दिखेंगी। एक्सेलरेशन जो ये आपकी है, कई विधियां आपको दिखेंगी। एक विधि तो आप उसको डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी को टी के रिस्पेक्ट में, अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो आप उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन करने आनी चाहिए, तो आप तब एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है और आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो उस ग्राफ के किसी पॉइंट पर आपको अगर मान एक्सेलरेशन की चाहिए तो आप वहाँ टेंजेंट डाल दीजिए और टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, टेंजेंट कैसे डालना, तो स्पर्श रेखा खींचनी है, वो तो स्ट्रेट लाइन होगा। स्लोप कैसे निकालनी है, तो वो जो आपने टेंजेंट डाली है उसका tan थीटा, थीटा कैसे पता लगेगा, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो भी वहाँ पर है उसके साथ जहाँ काटेगा दाएं साइड के एक्सिस बोलेंगे, पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, जो एंगल बनेगा उसी का tan थीटा आपकी स्लोप होगी स्ट्रेट लाइन की। तो यही है डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा है कि आप ये बातें समझ पा रहे होंगे। बहुत सारी मुश्किलें बातें तो नहीं बताई हैं, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, और अगले क्लास में हम इस बात को सीखेंगे पार्ट वाइज में। पहले तो हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, ताकि एक्सेलरेशन, जैसे हमने बताया कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ऐसे ऐसे हजार फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारे भरे हुए हैं फिजिक्स में, जहाँ डिफरेंशिएट करके मान को निकाला जा सकता है। तो हमें डिफरेंशिएशन करने आएगा तभी आप मान निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर वही पर्पस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन को सीखते हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पर ग्राफ दी जाती हैं, तो उसकी सहायता से हमने तो पहले ही आपको स्लोप निकालना सिखा दिया है, तो आप इससे आप आराम से अपने आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा हमने बताया कि अब आपकी जो ये क्लासेस हैं वो डेली आपको मिलेंगी, और जब तक कि ये कैलकुलस की पार्ट हम लोग की पूरी फिनिश नहीं हो जाती है, डेली होंगी। तो आप बने रहें और पूरी वीडियो को एक सिटिंग में अच्छे से देखकर उसके अपने कॉपी में नोट डाउन भी करने की जो प्रक्रिया है उसको मेंटेन रखें। चलिए फिर, थैंक यू।